हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। ये आपकी सभी एग्जाम, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? कौन सी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? ऑप्शन में देखें, वेम्बनाड झील, सांभर झील, चिल्का झील, वुलर झील। तो कौन सी झील है? ये वुलर झील है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बेमनेट झील, ये भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में स्थित है। सांभर झील ये राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। वुलर झील की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अब स्थिति कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और इसका निर्माण जो हुआ था वो विवर्तनिक गतिविधियों के कारण हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निर्माण कैसे हुआ था? तो विवर्तनिक गतिविधियों के कारण हुआ था। तुलबुल परियोजना भी इसी झील के मुहाने पर स्थित है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। इसके अलावा वेम्बनाड झील की बात करें तो ये केरल में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। सांभर झील कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। और सबसे ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो ये चोलामुल झील है। इन फैक्टों को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में है? विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, आसाम में। तो ये कहां पे है? ये सिक्किम में है। डिटेल देख लेते हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में है और ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 17 जुलाई 2016 को शामिल किया गया था। और इस पार्क का नाम जो रखा गया है वो कंचनजंगा, जो माउंट एवरेस्ट, माउंट पर्वत कंचनजंगा के नाम से रखा गया है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार या विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार या विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से पठार को जाना जाता है? दक्कन के पठार को, मालवा के पठार को, तिब्बत के पठार को या आल्दन के पठार को? तो किसे जाना जाता है? ये तिब्बत के पठार को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है या विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? किसको? तिब्बत के पठार को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कल्पक्कम कैगा ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम ऊर्जा संयंत्र, ये तारापुर ऊर्जा संयंत्र। तो कौन सा है? ये कुडनकुलम, ये तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम ऊर्जा संयंत्र सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा कल्पक्कम ये तमिलनाडु में है, कैगा ये कर्नाटक में है और तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। डिटेल देख लेते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। निर्माण इसका रूस और परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के सहयोग से हुआ था। एशिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए। एशिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनको देख लेते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तमिलनाडु में। तारापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां पे है? महाराष्ट्र में ही सबसे पहला रिएक्टर है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? राजस्थान में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। नरोरा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और काकड़ापारा कहां पे है? तो गुजरात में। तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बार बार रिपीट होता है प्रश्न। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगाम के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है।
लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। इसकी आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और इसको अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया था। करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ फैक्ट है, इसको भी याद रखिए। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्व बांध है। सबसे पहला जो कंक्रीट गुरुत्व बांध कहां पे है? अमेरिका में है। और दूसरा कौन सा कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो ये सरदार सरोवर बांध है। तो इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऋतु में भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होती है? जो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो औसत तापमान के ऊपर निर्भर करती है। और औसत तापमान सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसी कारण क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होती है। कारण क्या है इसका? ये औसत तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? औसत तापमान पर। गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा औसत तापमान होता है, इस कारण मोटाई भी इसकी सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी के घूर्णन से केंद्रापसारी बल उत्पन्न होता है, और यह बल भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है, और यही बल वातावरण को ज्यादा ऊंचाई से धक्का देता है, और इसके कारण मोटाई बढ़ जाती है। इसके अलावा क्षोभ मंडल की जो मोटाई है भूमध्य रेखा के पास 20 किलोमीटर और ध्रुवों के पास 7 किलोमीटर तक हो सकती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर होती है, और क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? जिम कॉर्बेट, मानस, पन्ना या कानाकिसली? तो कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा मानस कहां पे है? ये असम में है। जिम कॉर्बेट कहां पे है? उत्तराखंड में है। मानस कहां पे? असम में है। पन्ना कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। और कानाकिसली कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। डिटेल देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कब से प्रोजेक्ट टाइगर में आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। तो ये इस डेट को भी याद रखिए। किस अधिनियम के तहत? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर में आया था। कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को। इस परियोजना को भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो चाहे प्रोजेक्ट टाइगर पूछे, चाहे राष्ट्रीय उद्यान पूछे, नेशनल पार्क, ये दोनों में ही जिम कॉर्बेट राइट आंसर होगा। और ये कहां पे है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। इसका नाम पहले वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था। बाद में 1957 में प्रसिद्ध प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में इसका नामकरण किया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। रामगंगा और कोसी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रवाहित। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल के रूप में किस स्थल को घोषित किया गया है? सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल किसको घोषित किया गया है? चीन की महान दीवार, ताजमहल, हम्पी या अंगकोर वाट कंबोडिया? तो किसको घोषित किया गया है? ये अंगकोर वाट कंबोडिया। कहां पे स्थित है? कंबोडिया में। डिटेल देख लेते हैं। कंबोडिया में प्रसिद्ध मंदिर परिसर को अंगोर कोट वाट को एशिया का सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है। मूल रूप से यह हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, बाद में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9, 10। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के लगभग
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। ये भारत के लगभग मध्य को डिवाइड करती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसको अन्य नाम से उत्तरी रेखा के नाम से जाना जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा पृथ्वी का अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत्त है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। यह विश्व के 17 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जलनिकायों से होकर गुजरती है, तो ये फैक्ट को भी याद रखिए। विश्व के कितने देशों से? 17 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जलनिकायों से होकर गुजरती है। एकमात्र नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये राजस्थान में माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आसाम, तेलंगाना या मेघालय? तो कौन से राज्य में स्थित है? ये आसाम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों के मध्य में बना हुआ है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, भारत के आसाम में स्थित है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी और उसकी सहायक नदियों के मोड़ के कारण बना हुआ है। माजुली को आसाम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आसाम की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह माजुली द्वीप को कहा जाता है और भारत का पहला जिला बनने वाला द्वीप भी है। 2016 में यह पहला द्वीप वाला जिला बना था। तो इस तरह से यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर ये किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो कौन से महासागर में स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो शैवालों के नाम को कहा जाता है, उसी के नाम पे बना हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर पर स्थित है। एकमात्र ऐसा सागर है जिसमें कोई भी भूमि तट नहीं है। सारगैसो सागर का नाम जो है सारगैसस से लिया गया है और ये एक तरह का भूरा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला समुद्री शैवाल है। समुद्री शैवाल को सारगैसो के नाम से जाना जाता है और उसी पर इसको नामकरण किया गया है सारगैसो सागर। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी, उत्तरी विस्वती धाराओं के बीच एक शांत जल क्षेत्र है। सारगैसो सागर का जो उल्लेख हुआ था सबसे पहले किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एशिया की छत है। एशिया की छत किसे कहते हैं? अभी हम लोग बात किए थे पामीर का पठार, हिंदुकुश पठार, कोमितांग पठार या काराकोरम पर्वत समूह। तो कौन सा है? ये पामीर का पठार, तिब्बत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया की छत या विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपनाम और हैं, जैसे मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। सांपों का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। उगते हुए सूर्य का देश जापान को। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। पवित्र भूमि जेरूसलम को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। और पूरब का मोती किसे कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। तो इस तरह से इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं उपनाम से, इनको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ये भारत का शहर है। भारत के किस शहर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है? श्रीनगर, मुंबई, जयपुर या मदुरई? तो कौन सा शहर है? ये जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और पूर्व के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत के कुछ अन्य प्रमुख नगर हैं जिनको उपनाम से जाना जाता है, जैसे झीलों के नगर को किस शहर को जाना जाता है? तो ये श्रीनगर को। 7 टापुओं का नगर या भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को। मंदिर और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ये वाराणसी को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कोची को। गुलाबी शहर पूर्व का पेरिस जयपुर को, जो प्रश्न में पूछा गया है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को।
क्वीन ऑफ डेक्कन ये पुणे को कहा जाता है, और डायमंड हार्बर सिटी किसे कहा जाता है, तो ये कोलकाता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनमें से प्रश्न बनते रहते हैं, तो इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला है जिसकी सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? कौन सी पर्वतमाला है जिसकी दक्षिणी सीमा किससे घिरी हुई है, सतपुड़ा पर्वतमाला से, और उत्तर पश्चिम की सीमा किससे घिरी हुई है, अरावली पर्वतमाला से? कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य पर्वतमाला, गिर पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला या कैलाश पर्वतमाला? तो कौन सी पर्वतमाला है? ये विंध्य पर्वतमाला है। विंध्य पर्वतमाला की जो दक्षिणी सीमा है सतपुड़ा पर्वतमाला से, और उत्तर पश्चिम की सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है। डिटेल देख लेते हैं। विंध्य पर्वतमाला की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, ये जुड़ी हुई है। यह पर्वतमाला देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों को प्राकृतिक सीमा के रूप में विभाजित करती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पर्वतमाला है जो भारत को उत्तर और दक्षिणी भागों को प्राकृतिक रूप से अलग करती है, ये प्राकृतिक रूप से विभाजित करती है? तो कौन सी है? ये विंध्य पर्वतमाला ही है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है। कौन सी नदी है? तो ये नर्मदा नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है। इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। 1884 में 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ था। वो कौन सी डिग्री है या कौन सी डिग्री में निर्धारित हुआ था? 0 डिग्री अक्षांश, 66 हाफ अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री देशांतर? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कौन सा रेखा करती है? 180 डिग्री देशांतर। डिटेल देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर के समीप, जिसमें स्थल खंडों को छोड़कर एक काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया गया था। यह रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक दिन घट जाता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर यदि यात्रा करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग जल संधि या प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का कश्मीर, कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया, किसे कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा? तो किसे कहा जाता है? ये केरल को कहा जाता है। केरल में एक इडुक्की नामक जगह है, वहां पे मन्नार की पहाड़ियां हैं, जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। दक्षिण भारत का कश्मीर केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार हिल स्टेशन है। कौन सा? मुन्नार हिल स्टेशन है, जिसे दक्षिण भारत के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये कहां पे स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। यहाँ की मनमोहक नज़ारे, हरे भरे चाय के बागान और शांत वातावरण के कारण ये पर्यटक का केंद्र बना हुआ है, और इसी कारण इसे दक्षिण भारत का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केटू गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? केटू गाडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, 8511 मीटर, 8411 मीटर या 8311 मीटर? तो कितनी है? 8611 मीटर की ऊंचाई है इसकी। किसकी? केटू गाडविन ऑस्टिन की। डिटेल देख लेते हैं। केटू गाडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सर्वोच्च चोटी है। ऊंचाई इसकी 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? केटू के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण केटू किसने दिया था? तो 1852 में टीजी मोंट गोमेयर्स ने दिया था। किसने दिया था? टीजी गोंटमेयर्स। इस नाम को भी याद रखिए, मोंट गोमेयर्स। हेनरी हैवर्सम गाडविन ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम गाडविन ऑस्टिन रखा गया है। तो इस तरह से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, इनमें से प्रश्न बनते रहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट। यहां पे पूछा गया है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो कौन सी है?
अलास्का, एंडीज या हिमालय? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये लगभग 7000 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है। 7000 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है इसका। और ये कहां पे है? दक्षिण अमेरिका। कहां पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा जो सातों महाद्वीप हैं उनकी सर्वोच्च चोटियों को देख लेते हैं। एशिया की सर्वोच्च चोटी या विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर की ऊंचाई है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, 6960 मीटर की ऊंचाई है। उत्तरी अमेरिका की मैक किनले है। अफ्रीका की कौन सी है? तो किलिमंजारो है। यूरोप की एल्ब्रुस पर्वत है। अंटार्कटिका की विंसन मैंसिफ है। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? तो कोसी उसको है। तो ये सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? यहां पे थे कि गौर माता, तो ये पश्चिम का बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। किबीथू, ये गौर माता कहां पे है? गुजरात में। किबीथू ये सबसे पूर्वी बिंदु है और ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट ये कहां पे है? दक्षिण में। और इंदिरा काल ये उत्तरी बिंदु है। तो यहां पे पूछा गया है उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा काल है, लद्दाख में स्थित है। यहां पे देख लेते हैं चारों बिंदुओं को। नॉर्थ उत्तरी सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा काल है, लद्दाख में स्थित है। पश्चिम का बिंदु गौर माता है, ये सर क्रीक गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और साउथ का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये यदि मुख्य भूमि का पूछा जाए तो ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, कैप कोरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार समूह को कौन सा पॉइंट अलग करता है? 8 बिंदु बे, दक्कन का सकरा रास्ता, 10 डिग्री क्रीक या कोको बे? तो कौन सा है? ये 10 डिग्री क्रीक के नाम से या 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। इसके अलावा मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। ये 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए, इनमें से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलरू झील कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये कौन कौन सी नदियों के त्रिकोण में पाई जाती है? गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो कौन सी नदियों के? ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के त्रिकोण में पाई जाती है। कौन सी? कोलरू झील। कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? ये भारत के राष्ट्रीय पंचांग पर स्थित है। ऑप्शन में देखें, अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन या प्रयागराज। तो कौन से शहर में स्थापित की गई है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी? ये उज्जैन में स्थापित की गई है। कहां पे? उज्जैन में। डिटेल देख लेते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। और यह घड़ी भारतीय पंचांग पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारतीय पंचांग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन पर है? कोयला उत्पादन, बागवानी फसल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन से या पेट्रोलियम उत्पादन से? तो किसके उत्पादन से संबंधित है? ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है।
किसके उत्पादन? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा बागवानी उत्पादन किससे? सुनहरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन धूसर क्रांति।